हेलो दोस्तों, मैं हूं पारुल सैनी और स्वागत है आप सभी का विद्यावर्त पारुल यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संसद की कार्यवाही। मैंने आपको बताया था कि संसद में टोटल कितने सत्र चलते हैं। 3 सत्र चलते हैं। एक होगा हमारा बजट सत्र, फिर आएगा हमारा मानसून सत्र और उसके बाद होगा शीतकालीन सत्र। तो जो ये सत्र होते हैं उनकी जो प्रक्रिया होती है चलने की, वो कैसे होती है, वो सारी की सारी पढ़ते हैं हम संसदीय कार्यवाही में, यानी कि संसद के अंदर कैसी कार्रवाई होती है उसे हम पढ़ते हैं संसदीय कार्यवाही में। और जो ये टोटल टाइम होता है संसद की कार्रवाई का, वो होता है सुबह 11 बजे से लेकर, ठीक है, 11 AM से शाम के 6 PM तक, ठीक है। 11 AM से लेकर 6 PM तक का जो होता है वो टाइमिंग होता है संसद की कार्रवाई का। अब बात करेंगे कि जो संसद की कार्रवाई है उसमें कौन कौन से आवर चलते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे, सबसे पहला जो घंटा होता है संसद की कार्रवाई के लिए वो होता है प्रश्नकाल, यानी कि क्वेश्चन आवर, ठीक है, क्वेश्चन आवर। फिर बाद में इसके बाद प्रश्नकाल के बाद चलता है शून्यकाल। शून्यकाल मतलब जीरो आवर, इसको बोलते हैं जीरो आवर। जीरो आवर का मतलब है कि 12 बजे से स्टार्ट होगा, इसलिए इसका नाम जीरो आवर बना, ठीक है, 12 बजे से स्टार्ट होने के कारण। फिर उसके बाद 1 बजे के से 2 बजे तक, 1 से 2 तक लंच होगा। फिर उसके बाद 2 से 6 तक चर्चा चलेगी। जो भी प्रस्ताव आए हैं उनके ऊपर चर्चा किस टाइम चलेगी, 2 बजे से 6 बजे तक, ठीक है। प्रश्नकाल कब से कब तक चलेगा, 11 से 12 तक। 11 बजे यानी कि संसद का जो टाइमिंग है वो क्या है, 11 बजे से। तो 11 से 12 तक क्या चलेगा, हमारा प्रश्नकाल चलेगा या फिर क्वेश्चन आवर होगा। फिर उसके बाद शून्यकाल चलेगा, कब से कब तक, 12 से 1 तक, ठीक है, याद रखिएगा इनकी टाइमिंग। अब बात करते हैं प्रश्नकाल की। तो प्रश्नकाल में क्या होगा, ये पहला घंटा होगा। जैसे ही संसद की कार्रवाई स्टार्ट होगी तो उसमें जो पहला घंटा काउंट होगा वो क्या कहा जाएगा, उसे प्रश्नकाल, ठीक है, क्वेश्चन आवर से कहा जाएगा। इसमें क्या करते हैं कि जो सदस्य प्रश्न पूछते हैं उनके क्या करेंगे, फिर जो मंत्री परिषद के जो मंत्री होंगे वो क्या देंगे, उनके आंसर्स देंगे। अब वो प्रश्न जैसे पूछते हैं, यानी कि जो मेंबर होंगे वो प्रश्न कैसे पूछेंगे, वो 4 तरीके से प्रश्न होते हैं। कौन कौन से, पहला होगा हमारा तारांकित या फिर स्टार्ट क्वेश्चन हम इसे कहेंगे। फिर होगा हमारा अतारांकित यानी कि अनस्टार्ट कहेंगे। थर्ड पे होगा हमारा अल्प सूचना वाले यानी कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। और फिर फोर्थ होगा कि गैर सदस्य से पूछे जाने वाले, ठीक है, गैर सदस्यों से पूछे जाने वाले। अब देखो गैर सदस्यों का मतलब क्या है कि जो भी मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है वो सारे के सारे सांसद क्या होंगे, वो गैर सदस्य होंगे। जैसे हमने कहा कि जो लोकसभा है उसमें चुनकर तो बहुत सारे सांसद जाते हैं, लेकिन मंत्री परिषद में क्या टोटल तो नहीं बनते मंत्री। तो जो मंत्री नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं गैर सदस्य, ठीक है, गैर सदस्य या फिर गैर सरकारी सदस्य। तो ये जो क्वेश्चन होंगे तारांकित, अतारांकित, अल्प सूचना वाले या फिर गैर सदस्य से पूछे जाने वाले, इनके बारे में भी देखते हैं। देखो जो ये तारांकित या फिर स्टार्ट क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, जो सदस्य द्वारा पूछे जाएंगे उनका उत्तर मंत्री कैसे देंगे, ओरली देंगे, यानी कि मौखिक रूप से तभी के तभी क्या दे देंगे, उनका आंसर दे देंगे। इनका आंसर कैसे दिया जाएगा, मौखिक रूप में, ठीक है, मौखिक रूप में इनका आंसर दिया जाएगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें आंसर मिला मंत्री से, हम काउंटर क्वेश्चन उन्हें पूछ सकते हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, काउंटर या फिर पूरक प्रश्न हम उन्हें बोलते हैं। हम काउंटर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन हम उन्हें पूछ सकते हैं। जैसे उसने आंसर दिया, हम संतुष्ट नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसमें, स्टार्ट क्वेश्चन में। अतारांकित की बात करेंगे तो अतारांकित में क्या होता है कि आप जैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं तो मंत्री क्या करते हैं, उसका आंसर लिखित फॉर्म में देते हैं, यानी कि रिटन फॉर्म में क्या देंगे, इसका आंसर देंगे। अब जब वो आंसर लिखित फॉर्म में देंगे या फिर लिखित रूप में देंगे तो उसके जरिए हम क्या नहीं पूछ सकते, उन्हें काउंटर क्वेश्चन या फिर पूरक क्वेश्चन उन्हें नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो ये तारांकित और अतारांकित, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहले हमें 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, 10 दिन का नोटिस। और वो किसे दिया जाएगा, 10 दिन का नोटिस दिया जाता है महासचिव को, ठीक है, जो महासचिव होते हैं सभा के, उन्हें दिया जाता है 10 दिन का नोटिस पहले। उसके बाद फिर तारांकित अतारांकित क्वेश्चन हम पूछते हैं। लेकिन जो अल्प सूचना वाले होते हैं, यानी कि जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं, नाम से ही पता है कि अल्प सूचना, यानी कि पहले से 1-2 दिन पहले या कुछ टाइम पहले ही जिनकी सूचना दी गई हो, वो क्या होते हैं, अल्प सूचना वाले। इनका आंसर भी कैसे दिया जाता है, मौखिक, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में जैसे कि कोई अचानक से कोई किसी मुद्दे पर हमें बात उठानी है तो उस पर अल्प सूचना वाले, उसमें 10 दिन का जो टाइम पीरियड है वो जरूरी नहीं होता, इसमें पहले ही 10 दिन से पहले ही हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
इनका आंसर भी कैसे देंगे, ओरली फॉर्म में या फिर मौखिक रूप से इनका आंसर दिया जाएगा। अब बात करेंगे कि गैर सदस्य से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गैर सदस्य से कैसे, जैसे कि कोई मंत्री परिषद का सदस्य नहीं है, उससे हमें क्वेश्चन पूछना है, वो उस विभाग से संबंधित है, जिस विभाग से मंत्री से हमें क्या करना, हमें कोई शिकायत है, तो उससे क्या कर सकते हैं, गैर सदस्य से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शून्यकाल यानी कि 0 आवर को। इसमें क्या होता है कि हमारा प्रश्न काल खत्म हो गया, यानी कि क्वेश्चन आवर जब खत्म हो जाएगा तो उसकी एकदम डायरेक्ट बात 12 से 1 बजे तक की जो प्रक्रिया होगी उसमें होंगे शून्यकाल। ठीक है, शून्यकाल में वो क्वेश्चन उठाए जाएंगे जिसकी हमने पहले सूचना ना दी हो। ठीक है, मैंने बताया आपको कि 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है और शॉर्ट नोटिस वाले क्वेश्चन में हमें 1 से 2 दिन पहले या फिर कुछ टाइम पहले उसकी सूचना देनी पड़ती है। लेकिन शून्यकाल में क्या होगा कि जिस क्वेश्चन की या फिर जो हमें पूछना है संसद की कार्रवाई में, उसकी सूचना ना दिए हुए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। शून्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो इसका उल्लेख लोकसभा के नियमों में नहीं है, या फिर संसद की प्रक्रिया जैसे चलती है उसके नियम बनाए गए हैं, उसमें शून्यकाल का उल्लेख नहीं है, यानी कि प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है। लेकिन प्रश्नकाल की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्नकाल का उल्लेख है। ठीक है, प्रक्रिया में उल्लेख नहीं है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसकी शुरुआत याद रख लीजिए आप, इसकी शुरुआत हुई थी 1962 से। ठीक है, 1962 से शून्यकाल स्टार्ट हुआ था। शून्यकाल के बाद जो टाइम स्टार्ट होगा वो होगा लंच टाइम। ठीक है, शून्यकाल मैंने कहा कि 12 से 1 तक हमारा होगा 0 आवर। ठीक है, फिर 1 से 2 की बात करेंगे हम, वो होगा लंच टाइम। बेसिकली जो संसद की कार्रवाई है सिर्फ 2 पार्ट में, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में लंच टाइम होता है, फिर लंच के बाद आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि दूसरे पीरियड्स चलते हैं। तो ऐसे ही संसद में चलता है, क्योंकि संसद से पहले हमने क्या कर लिया, हमारा जो प्रश्नकाल है वो हो गया, फिर शून्यकाल हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 घंटे का लंच टाइम होगा, फिर 2 से 6 बजे तक क्या चलेगी, चर्चा चलेगी। ठीक है, इस चर्चा में क्या ला जाते हैं, बहुत सारे प्रस्ताव के ऊपर बात होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विशेषाधिकार प्रस्ताव की। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने क्वेश्चन पूछा, मंत्री ने जानकारी दी, लेकिन हमें क्या लगता है कि जो उस मिनिस्टर ने या फिर मंत्री ने जो भी जानकारी दी है वो अधूरी है या फिर पूरी नहीं हुई है, तो फिर क्या करते हैं, जो सदस्य जिसने क्वेश्चन पूछा था वो क्या करते हैं, एक प्रस्ताव लाएंगे, उसे कहते हैं विशेषाधिकार प्रस्ताव। उसमें क्या करते हैं, वो जो सदस्य जिसने क्वेश्चन पूछा है वो मंत्री को क्लेम करते हैं कि आपने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है, ये हमारा विशेष अधिकार है आपसे जानकारी प्राप्त करने का। तो इसमें इसके लिए फिर क्या लाया जाता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इसमें कब लाया जाता है, जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है। ठीक है, अगली बात करेंगे, ये है हमारा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, यानी कि देखो वर्ड से ही पता लग रहा है, ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रस्ताव। इसमें क्या होता है, किसी भी मंत्री जो भी उस जिस पर हम क्वेश्चन लाए हैं उससे संबंधित है, जैसे शिक्षा मंत्री, अगर शिक्षा के विषय में हमें क्वेश्चन पूछना है तो शिक्षा मंत्री से पूछेंगे, स्वास्थ्य के लिए पूछना है तो स्वास्थ्य मंत्री से पूछेंगे, रेल के लिए क्वेश्चन पूछना है तो रेल मंत्री से पूछेंगे, तो उसे ही पर्टिकुलर मंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है, लोकहित या फिर सार्वजनिक विषय, कोई भी हमारा जो पब्लिक सेफ्टी हो गया, उसके लिए हमें कोई भी बिल लाना है या फिर कोई भी बिल लाया गया है उसके लिए हमें क्वेश्चन करना है, तो हम उसी मंत्री से क्वेश्चन करेंगे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए या फिर उस महत्व के विषय को ध्यान देने के लिए क्या लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। देखिए लाया क्यों जाता है, जैसे कि हमारे क्षेत्र से कोई सांसद चुनकर आया, जो मंत्री है, हमने कहा कि जो हमारा एरिया है उसमें जो स्कूल है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, वहाँ के टीचर्स हो गए या फिर जो स्कूल की बिल्डिंग है वो गिर गई है, कुछ भी ऐसा हुआ, तो हम तो बात नहीं रखेंगे, लेकिन हमारे यहाँ का सांसद फिर क्या करेगा, शिक्षा मंत्री को इसकी सूचना देगा। तो फिर जो हमारे यहाँ का सांसद जो चुनकर गया है वो क्या करेगा, शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगा इस तरफ, क्योंकि शिक्षा मंत्री को तो नहीं पता कि कौन से गांव में या फिर कौन से एरिया में कौन से स्कूल की बिल्डिंग खराब हो गई है, कहाँ पर टीचर की जरूरत है, तो यहाँ के सांसदों का काम होता है कि उनका ध्यान आकर्षित करे अपनी ओर। ठीक है, तो इसलिए लोकहित के या फिर सार्वजनिक विषय के से संबंधित जो होंगे उन पर ये क्या लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। अब बात करेंगे स्थगन प्रस्ताव की, तो स्थगन से मतलब पता चल रहा है कि कार्यवाही को स्थगित करने के लिए, जैसे संसद की कार्रवाई चल रही है उसे बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा जो प्रस्ताव है जो जरूरी है बहुत उस टाइम पे, ठीक है, जैसे हमने कहा कोई भी आपदा आ गई अचानक से, ठीक है, भी ऐसी अप्रत्याशित घटना जिसकी उम्मीद नहीं थी होने की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, संसद की कार्रवाई क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और जो हमने क्वेश्चन उठाया है उसके लिए हम क्या लाएंगे, फिर स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, संसद की कार्रवाई को स्थगित कर देंगे और जो मुद्दा हमने उठाया उसके ऊपर फिर चर्चा होगी, इसे हम कहेंगे स्थगन प्रस्ताव। लेकिन इसके लिए क्या कर दिया है कि कोई भी सदस्य या फिर कोई भी गैर सरकारी सदस्य इसका मिसयूज ना कर सके, इसके लिए जो
मिनिमम कंडीशन रखी गई है उसके लिए क्या रखा गया है कि 50 व्यक्तियों के साइन होने चाहिए, यानी कि 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए। और जो ये प्रस्ताव लाया जाएगा इसके ऊपर कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होनी अनिवार्य है। ठीक है, जब वो इतना मतलब महत्व का प्रस्ताव है तो उसके ऊपर कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होनी क्या है, जरूरी है। अगली बात करेंगे हम अल्पकालिक चर्चा। देखो अल्पकालिक चर्चा का मतलब है कि कोई इसमें क्या करती है, जो पीठासीन अधिकारी है वो एक सप्ताह में यानी कि एक वीक में क्या करते हैं, 3 दिन अलॉट करेंगे। ठीक है, एक वीक में क्या करेंगे, वो 3 दिन देंगे चर्चा करने के लिए। किसके लिए, कोई भी जो सार्वजनिक महत्व का विषय है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए, अपने एरिया के बारे में बताने के लिए किसी भी मंत्री जैसे सांसद से कह सकते हैं कि आपको किसी भी अगर जरूरी विषय पर अगर प्रश्न करना है या फिर प्रस्ताव लाना है या फिर चर्चा करनी है तो उसके लिए वो कितने दिन अलॉट करेंगे, 3 दिन अलॉट करेंगे। अल्पकालिक चर्चा में मैक्सिमम सिर्फ 2 घंटे तक चर्चा हो सकती है, 2 घंटे से अधिक की इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। और एक सप्ताह में कितने दिन मिलेंगे इसके लिए, 3 दिन। ठीक, अब देखते हैं धन्यवाद प्रस्ताव यानी कि मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स, इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, किसमें है वो, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आर्टिकल नंबर 87 में। ठीक है, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। और राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कब देते हैं, जब बजट सत्र चलता है तब राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा। और जो नई लोकसभा जब गठित होगी उस टाइम पे भी क्या होगा, राष्ट्रपति क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे किसका, संसद का। ठीक है, तो बजट सत्र के दौरान हर वर्ष में या फिर नई लोकसभा जब गठित होगी उस टाइम पे भी क्या होगा, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होगा, यानी कि स्पेशल वो क्या देंगे, स्पेशल स्पीच देंगे वो उस टाइम पे। ये जो विशेष अभिभाषण होगा ये एक तरीके से क्या होगा, मंत्री परिषद या फिर मंत्रियों की क्या गिनाई जाएंगी इसमें, उपलब्धियां, सरकार ने कौन सी योजनाएं चलाई है, कितना पैसा उसके ऊपर खर्च किया है, क्या उपलब्धि रही है इस सरकार की, तो वो सब कुछ क्या दर्शाएंगे राष्ट्रपति। तो एक तरीके से वो क्या हो गया, मंत्री परिषद की उपलब्धियों को बता रहे हैं या फिर विशेष अभिभाषण दे रहे हैं किसमें, संसद में। तो इसमें क्या है कि ये जो विशेष अभिभाषण होगा इसके ऊपर फिर राज्यसभा और लोकसभा में क्या होगी, चर्चा होगी। ठीक है, चर्चा के बाद फिर एक प्रस्ताव पारित होगा, उस प्रस्ताव पर 50% से ज्यादा, ठीक है 50% से ज्यादा क्या होने चाहिए, उसके पक्ष में होने चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है वो क्या है, एक तरीके से मंत्री परिषद का ही अभिभाषण है, एक तरीके से मंत्री परिषद को ही वो समर्पित है। तो क्या होना चाहिए कि टोटल जितने भी सदस्य हैं उसमें से 50% क्या होने चाहिए, उसके पक्ष में होने चाहिए, यानी कि वो क्या करने चाहिए, उस प्रस्ताव को स्वीकार करने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 50% उसके पक्ष में नहीं जाते हैं वोट, तो क्या हो जाएगा, सरकार तो नहीं गिरेगी, यानी कि नई लोकसभा का गठन तो नहीं होगा, लेकिन मंत्री परिषद को अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरीके से क्या है, ये सरकार की हार है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मत विभाजन के लिए रखा जाएगा और इसे पारित होना क्या है, आवश्यक है, वो भी 50% से ज्यादा वोट से। ठीक है, समझ आया आपको। अब बात करते हैं अविश्वास प्रस्ताव की। इसे बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो गैर सरकारी जो विपक्ष होंगे, विपक्ष ही लाएंगे इसे सरकार के खिलाफ। इसमें क्या होगा, लगभग 50 सदस्यों के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। सबसे पहली बात तो अगर हमें ये प्रस्ताव सदन में लाना है तो इस पर क्या होने चाहिए, 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए। अगर ये प्रस्ताव, ठीक है, सदन में 50% से ज्यादा वोट से अगर ये पारित हो गया, ठीक है, अगर ये 50% से ज्यादा वोट इस प्रस्ताव को मिल गए, इसका मतलब क्या है कि जो संसद में जो सरकार है, यानी कि जो सरकार अभी वर्तमान में है, वो क्या है, उसके पास 50% से कम वोट है। तो अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया 50% से ज्यादा वोट से, तो क्या हो जाएगी, फिर सरकार गिर जाएगी, यानी कि सरकार से उसके बाद क्या करना पड़ेगा, नई लोकसभा का गठन करना पड़ेगा, यानी कि क्या करने पड़ेंगे, फिर दोबारा से चुनाव होंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 75 है वो बात करता है कि जो पूरी मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा या फिर संसद के प्रति क्या है, वो उत्तरदायी है। तो यानी इसका मतलब क्या है, उत्तरदायी का मतलब कि अगर मंत्री परिषद के पास या फिर मंत्रियों के पास जब तक बहुमत होगा तब तक वो क्या बनाए रख सकती है, अपनी सरकार बनाए रख सकती है। लेकिन अगर उनके पास बहुमत नहीं होगा तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ना पड़ेगा या फिर सामूहिक रूप से क्या देना पड़ेगा, उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है फिर क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद को अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। बात करते हैं विश्वास प्रस्ताव की, इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। तो विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है, अगर कोई भी जो सरकार है
उसके खिलाफ किसी ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया या फिर ना भी किया, टाइम टाइम पर क्या करती है सरकार अपना बहुमत दिखाने के लिए संसद में, वो क्या करती है सदन में अपना बहुमत दिखाने के लिए विश्वास प्रस्ताव जारी करती है। अगर इस विश्वास प्रस्ताव को 50% से कम वोट अगर मिल गई, ठीक है, 50% से कम वोट का मतलब है कि 50% से कम जो सरकार अभी है उसके पक्ष में जो सांसद है वो नहीं है, अगर इसे 50% से कम वोट मिले तो इसका मतलब क्या है, तो भी मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ सकता है, अपना त्यागपत्र देना पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में उन्हें देना ही पड़ेगा, अविश्वास प्रस्ताव में वो दे सकती है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव अगर पारित नहीं हुआ सदन में, तो फिर क्या कर देगा विपक्ष, अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा और फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, जो मंत्रिपरिषद थी उनका क्या हो जाएगा, फिर विघटन हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का क्या हो जाएगा, फिर विघटन हो जाएगा, लोग या फिर मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। एक होता है हमारा निंदा प्रस्ताव, ठीक है, निंदा प्रस्ताव भी अविश्वास प्रस्ताव के जैसा ही है, लेकिन निंदा प्रस्ताव में क्या है, एक डिफरेंस है थोड़ा सा। अविश्वास प्रस्ताव के बाद मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, लेकिन निंदा प्रस्ताव में ऐसा नहीं होगा। निंदा प्रस्ताव क्या है, ये किसी एक मंत्री या फिर मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्री या फिर मंत्रिपरिषद दोनों के खिलाफ लाया जा सकता है, ठीक है। इसे किसी एक मंत्री की निंदा करने के लिए, जैसे कि उसने काम अच्छा नहीं किया अपने विभाग से जुड़ा हुआ, तो किसी मंत्री के लिए या फिर पूरी मंत्रिपरिषद के लिए ला सकते हैं निंदा प्रस्ताव को। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो ये क्या होता है, पूरी मंत्रिपरिषद के लिए, ठीक है, पूरी मंत्रिपरिषद के लिए लाया जाएगा। और अगर ये पारित नहीं हुआ तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन निंदा प्रस्ताव में ऐसा नहीं होगा, अगर निंदा प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने संसदीय कार्रवाई में देखा कि प्रश्नकाल कौन सा होगा, शून्यकाल क्या होगा, या फिर चर्चा के दौरान जो प्रस्ताव आएंगे उसमें क्या होगा, किस टाइम पर मंत्रिपरिषद को अपना इस्तीफा देना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यावर्स पारुल यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।